हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड 3607 करेंगे। मीडियम मार्क्ड है। ऑलरेडी हमने इसको डीएफएस से सॉल्व किया था आज ही, ठीक है। बट मैंने वहाँ बताया था कि जिनको जिनको डीएसयू से अगर इसका वीडियो देखना है तो वो बताएं। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है एंड आई थिंक डीएसयू भी बहुत सिमिलर होगा जो ऑलरेडी हमने डीएफएस वाले अप्रोच में पढ़ा था, तो उसी का यूज़ करेंगे डीएसयू का, ठीक है। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी डीएसयू पढ़ रखा है मेरे ग्राफ के प्लेलिस्ट से, ओके। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है। आज का मोटिवेशन क्या है? देखो, लाइफ में ग्रो करना है ना तो बी हंग्री फॉर इट। ऐसा नहीं कि बैठे बिठाई मिलेगा आपको लाइफ में। बैठे बिठाई लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा आपको, किसी को नहीं मिलेगा, है ना। यू हैव टू बी हंग्री फॉर द ग्रोथ। भूख होनी चाहिए ग्रो करने के लिए लाइफ में, है ना। डोंट मिस इवन अ सिंगल चांस टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट, है ना। हर मौके का फ़ायदा उठाना है आपको, ओके। तो दोबारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑलरेडी मैंने डीएफएस से इसका वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो ज़रूर से देख लो, ठीक है। क्योंकि उसी का सेम कोड यहाँ पर भी यूज़ होगा। वहाँ डीएफएस से बनाया था ना, यहाँ पर बस डीएसयू यूज़ कर लेंगे। ऑलमोस्ट बाकी कोड पूरा का पूरा सेम होगा, ओके। तो एग्जाम्पल और प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने सब अच्छे से वहाँ पर बताया था। डायरेक्टली थॉट प्रोसेस पे आते हैं। तो ये अप्रोच, ये वीडियो मैंने अपलोड किया था आज ही, जिसमें मैंने डीएफएस से बताया था। और मैं आपको हल्का सा रिकैप करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, दो चीज़ें हमारे काम की थी। सबसे पहला, हमने एक डेटा स्ट्रक्चर ले लिया था, एक एरे ले लिया था नोड आईडी नाम का, जो क्या करता था, अगर आप उसको नोड देते थे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये किस कंपोनेंट या किस पावर ग्रिड का हिस्सा है, मेंबर है, उसका आईडी बता देता था। याद है? मान लेते हैं एक ऐसा ग्राफ है आपका और दूसरा ग्राफ ऐसा है। मान लेते हैं यहाँ पर है 1 2 3 4 है, यहाँ पर 5 6 7 है, ठीक है। तो देखो 1 जो है, 2 जो है, 3 जो है, वो 4 जो है, ये सब एक ग्रिड के हिस्से हैं। तो ये एक ग्रिड हो गया। मान लेते हैं उस ग्रिड का आईडी है 1, तो ये वही आईडी है वो। दूसरा ग्रिड का हिस्सा कौन कौन है? 5 6 7। मान लेते हैं इस ग्रिड, ये मान लेते हैं ये जो भी ग्रिड है, इस ग्रिड का आईडी 2 था, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कंपोनेंट 2 है ये और ये कंपोनेंट 1 है, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने इसका ग्रिड 1 नाम दिया है, इसका आईडी ग्रिड 2 दिया है, ठीक है, ओके। तो एक तो मुझे डी डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था और दूसरा चाहिए था कि जैसे ही आपको पता चलता है कि ये नोड किस कंपोनेंट में है, आईडी आपको मिल गया है, उस आईडी, वो आईडी में और कौन कौन से, मतलब उस कंपोनेंट में और कौन कौन से एलिमेंट है वो आपको पता होना चाहिए सॉर्टेड फैशन में, है ना। तो उसके लिए याद है हमने क्या यूज़ किया था? हमने एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ किया था जिसमें इंट होता था मेरा आईडी। इस आईडी क्या था, मतलब इस कंपोनेंट का आईडी, और उस कंपोनेंट में और कितने एलिमेंट्स हैं, उसके लिए हमने एक ऑर्डर्ड सेट लिया था ताकि ऑर्डर्ड फैशन में मुझे सारे एलिमेंट्स मिल जाए, है ना। जैसे मान के चलते हैं आईडी नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, तो आईडी नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सिमिलरली आईडी नंबर 2 मतलब कंपोनेंट जो है उसकी आईडी 2 है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 5 6 7 है, ठीक है। तो ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर जो हमने बना लिया था ना, पहला ये और दूसरा ये, इसका हमने नाम मैप रखा था, एमपी रखा था, है ना। ये दोनों इनफ था मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओके। तो ये आज भी मेरे काम आएगा ये दोनों, क्योंकि ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो मुझे आज भी चाहिए, है ना। अब डीएसयू से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो साफ साफ दिखता है कि यहाँ कंपोनेंट्स की बात हो रही है, कि कुछ नोड्स हैं वो एक कंपोनेंट में बट गए, कुछ नोड्स हैं वो एक कंपोनेंट में बट गए, इनका अपना अपना इलाका है। और ऐसे इलाके वाली बात में या कंपोनेंट वाली बात में हमेशा डीएसयू आता है पिक्चर में। तो और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने ऑलरेडी मेरा डीएसयू के वीडियोस देख रखे हैं। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक दिया है कि डीएसयू से उन्हें डर लगता था, अब डीएसयू उनके बाएं हाथ का खेल हो गया है, बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। तो डीएसयू के बहुत सारे तरीके के इम्प्लीमेंटेशंस हुआ करते थे, है ना। आप सभी को याद भी होगा जिन लोगों ने देख रखा है। पहला तरीका क्या था? नॉर्मल डीएसयू। दूसरा होता था डीएसयू बाई रैंक रैंक एंड पाथ कंपरेशन, रैंक एंड पाथ कंपरेशन। दूसरा एक और होता था डीएसयू बाई साइज, है ना। तो मैं क्या करूँगा, आप किसी से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैं डीएसयू बाय रैंक एंड पाथ कंपरेशन करूँगा, क्योंकि सबसे इजी और सबसे ज़्यादा मैं यूज़ इसी को करता हूँ, सबसे बेटर भी यही होता है, ठीक है। तो डीएसयू बाय रैंक एंड पाथ कंपरेशन करेंगे।
और मैं एज इट इज़ DSU का सेम कोड कॉपी पेस्ट मार दूंगा, DSU बाय रैंक एंड पाथ कॉम्प्रेशन का। दोबारा मैं उसको यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको DSU के वीडियोज़ का, वहाँ जाके पढ़ो DSU, फिर यहाँ पर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो DSU बाय रैंक एंड पाथ कॉम्प्रेशन में याद है क्या करते थे, जितने नंबर ऑफ नोड्स है हमारे ग्राफ में उतने नंबर का, उतने साइज़ का एक पेरेंट नाम का वेक्टर ले लेते थे। ठीक है, तो 7 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना, C+1 साइज़ का ले लिया ताकि 7th तक मुझे मिल जाए नोड, है ना। पेरेंट ले लिया और एक रैंक नाम का वेक्टर लेते थे, क्योंकि रैंक कॉम्प्रेशन, पाथ कॉम्प्रेशन एंड रैंक के बेसिस पे हम DSU आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी सभी का रैंक 0 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 का पता है मतलब क्या हुआ कि 0 का पेरेंट खुद 0 है, 1 का पेरेंट खुद 1 है, 2 का पेरेंट खुद 2 है, 3 का पेरेंट खुद 3 ही है, 4 का पेरेंट खुद 4 है, 5 का 6 का 7 का पेरेंट खुद 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अभी नोट्स हैं, खैर 0 नोट तो है ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं है, 1 से लेकर C तक का नोड था ना, तो मैं सबको बना देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये 1 वाला नोड है, नोड बोले तो पावर स्टेशन जो भी है आपका, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अभी अभी क्या है कि हर कोई अपने ही इलाके का पापा जी है ना। ये अपने इलाके का मालिक है, या तो पापा जी बोल सकते हो, ये अपने इलाके का मालिक है, 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 ये अपने इलाके का मालिक है ना। तभी तो मैंने लिखा है कि 1 का पेरेंट खुद 1 है, 2 का पेरेंट खुद 2 है। ओके, उसके बाद जब ग्राफ बनाने की बारी आती है, जैसे देखो यहाँ पर क्या देखा, 1 और 2 जो है वो कनेक्टेड है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले 1 और 2 को यूनियन कर दूंगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, यूनियन कर दूंगा 1 और 2 को। याद करो DSU में जब मैंने पढ़ाया था तो यूनियन मैंने सिखाया था, यूनियन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ DSU को वीडियो पहले देख लेना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो आता होगा, तभी ये सब समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ओके, तो 1 और 2 को यूनियन करते हैं, तो एक काम करते हैं 1 को ही पेरेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि 1 और 2 अब सेम इलाके के हो गए, अब ये दोनों अब एक इलाके में हैं। और एक काम करते हैं, पापा जी इसमें 1 को बना देते हैं और बोल देते हैं 2 को कि तुम रिपोर्ट करना 1 को। ठीक है, और फ्यूचर में कोई बंदा है 2 से अगर पूछेगा ना कि भाई तेरा पेरेंट कौन है, तो 2 बोलेगा मेरा पेरेंट 1 है, क्योंकि देखो 2 जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से इसको भी अपडेट किया कर देते थे। जैसे 1 का पेरेंट अभी भी 1 ही है ना, लेकिन 2 का पेरेंट देखो चेंज हो चुका है, 2 का पेरेंट अब 1 हो चुका है, तो इसको भी हम अपडेट करते रहते थे। ठीक है, और हाँ, रैंक को भी अपडेट करते रहना। जैसे अभी 1 का रैंक जो है ना, अभी सभी का रैंक 0 था, 1 का रैंक देखो 1 हो गया। रैंक मतलब क्या हुआ, कितने नोड उससे कनेक्टेड है। 1 का रैंक देखो 1 हो गया क्योंकि एक नोड उससे कनेक्टेड है। तो रैंक को भी अपडेट करते रहना और पेरेंट वाला वेक्टर को भी अपडेट करते रहना। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट कनेक्शन कौन था, 2 और 3 था। 2 और 3 कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 3 को यूनियन करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 और 3 का यूनियन करो। तो 2 और 3 का जब यूनियन करेंगे तो 3 इससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 भी इसका हिस्सा बन जाएगा। लेकिन हम लोग पाथ को जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करते, 3 डायरेक्टली 1 को पॉइंट करवा देंगे, है ना, ताकि हमारा ग्राफ जो जितना हो सके उतना छोटा बने, कॉम्प्रेस्ड ग्राफ बने, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं इसको कि 3 जो है यहाँ पर है। ठीक है, 3 भी 1 को पॉइंट कर रहा है, 3 का भी पापा जी 1 ही है। अब ये एक कंपोनेंट बन गया है जिसमें 1 2 3 है सब साथ में। 1 का रैंक देखो तो कितना हो गया, 1 का रैंक अब 2 हो चुका है, क्योंकि देखो इसमें 2 लोग कनेक्टेड है ना। 2 का रैंक 0 है, 3 का रैंक 0 है। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको भी अपडेट कर दे रहा हूँ कि 3 का पापा जी भी अब 1 बन चुका है। ओके, और 1 का रैंक को मैं अपडेट कर दूंगा, 1 का रैंक 2 हो चुका है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद कनेक्ट करते हैं 3 और 4 को। तो यूनियन क्या करेंगे, यूनियन ऑफ 3, 4 देखते हैं। तो पहले 3 से पूछेंगे, 3 तो भाई इस इलाके में, 4 इस इलाके में, दोनों को हमें कंबाइन करना है। तो 4 को 3 को पॉइंट करवा देंगे, लेकिन कंपैरिजन की वजह से 4 भी 1 को पॉइंट करने लगेगा, तो 4 डायरेक्टली इसको पॉइंट करेगा, है ना। ये सारी चीज़ मैंने DSU में पढ़ा रखी है, बस देखा है तो रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपका।
ठीक है, तो 4 का पेरेंट भी अब 1 हो गया, 4 का पेरेंट भी अब 1 हो गया, और 1 का डिग्री अब 3 हो चुका है क्योंकि 3 लोग इससे कनेक्टेड है। ओके, बढ़िया। इसके बाद क्या है, 4,5 है ना, मतलब 4,5 अब सेम ग्रुप में होंगे, तो 5 को भी 4 को पॉइंट करवा दो। कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि 5 भी 1 को ही पॉइंट करने लगेगा, तो 5 भी अब इस ग्रुप में आ गया है। 5 का पापा जी भी 1 बन चुका है, तो 5 के पापा जी को अपडेट कर देते हैं, इट हैज़ बिकम 1। और 1 का डिग्री जो है ना वो अब क्या हो चुका है, 4 हो चुका है, क्योंकि 4 नोड्स कनेक्टेड है 1 से। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट एज क्या है, 6,7 है, मतलब 6 और 7 कनेक्टेड है, तो मैं फिर से वही कॉल करूँगा, यूनियन ऑफ 6,7। ठीक है, अब जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो पहले तो पूछेंगे 6 तुम किस ग्रुप में, तो 6 बोलेगा भाई मैं अभी अब खुद का मालिक हूँ, मेरे मेरे ग्रुप में मैं अकेला हूँ। ठीक है, तो मैं इन दोनों का यूनियन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 7 जो है 6 को पॉइंट कर सकता है, या तो 6 7 को पॉइंट कर सकता है, बात एक ही है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको साफ साफ, 6 है, 6 को पेरेंट, किसी को भी पेरेंट बना सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों एक एक थे, है ना। तो अब एक कंपोनेंट ये मिल गया मुझे, इसमें पापा जी आप किसी को भी बना सकते हो, मैंने पापा जी इसको बना दिया है। तो 7 का पेरेंट 6 हो चुका है, मैं अपडेट कर देता हूँ, 7 का पेरेंट 6 हो चुका है, 6 का पेरेंट खुद 6 है ना। 6 का डिग्री अपडेट कर देते हैं, 6 का डिग्री 1 हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक नोड इससे कनेक्टेड है। सारे एजेस हमने प्रोसेस कर लिए हैं, जो कनेक्शंस में जितने एजेस थे हमने सबको प्रोसेस कर लिया है, हमारा पेरेंट वेक्टर और रैंक भी अपडेट हो चुका है। अब देखो, अब बोलोगे यार ये तो हमने DSU लगा दिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे, DSU लगा तो दिया बट इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, याद करो जब DFS वाला वीडियो मैंने बनाया था ना, तो मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों चीज़ अगर मुझे मिल गया तो मैं कोई भी क्वेरी का आंसर बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। ये मैप और ये नोड किस कंपोनेंट में है, वो ये दोनों इन्फॉर्मेशन अगर मिल गया तो यहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेशन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, कोई भी यहाँ पर देखो ध्यान दो, कितने नोड थे टोटल, नोड नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, टोटल 7 नोड्स थे ना। ठीक है, तो हम लोग याद है क्या करते थे, 1 पर आते थे, फिर DFS हिट मारते थे 1 पर, फिर 1 जितने जितने से कनेक्टेड है वो कवर हो जाते थे, और इसी DFS के दौरान हम मैप को भी अपडेट कर लेते थे और नोड आईडी वाले वेक्टर को भी अपडेट कर लेते थे। बट इस बार हमें DFS नहीं मारना है। ठीक है, तो इस बार देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली 1 पर पहले गया, मैंने फॉर लूप लगाया, 1 है, 1 का पेरेंट कौन है भाई, 1 का पेरेंट खुद 1 है, देखो ना ये रहा। और वो कहाँ से पता चलेगा, इस वेक्टर से पता चल जाएगा, पेरेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, है ना। तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई तुम जिस कंपोनेंट के मेंबर हो ना, मैं 1 को बोल रहा हूँ, तुम जिस कंपोनेंट के मेंबर हो ना उसका पापा जी पता है कौन है, 1 खुद है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक पावर ग्रिड है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इज़ अ कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट 1 नाम दे दो, इसको कंपोनेंट 2 नाम दे दो, या फिर इसको, इस कंपोनेंट को आप पता क्या नाम दे दो, जो पापा है इस पूरे कंपोनेंट का, इस कंपोनेंट का पापा कौन है, 1 खुद है, तो इस कंपोनेंट का ID 1 दे देता हूँ। इस कंपोनेंट का पापा कौन है, 6 है ना, तो इस कंपोनेंट का ID 6 दे देता हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग वही करने वाले हैं, नोड ID 1 यानी कि 1 का पापा जी 1 है, यानी कि 1 जिस कंपोनेंट को बिलोंग करता है ना उसके पापा जी 1 है, उसका ID 1 है। ठीक है, सिमिलरली 2 से मैं पूछूंगा नोड ID ऑफ 2, तो मैं पूछूंगा 2 तुम किस कंपोनेंट को, तो मैं सिंपली क्या कॉल करूंगा, याद करो DSU में 2 ही तो फंक्शन होता था, एक यूनियन होता था, एक फाइंड होता था। यूनियन तो हमने यूज़ करके ये बना लिया पूरा का पूरा। अब फाइंड करने से मुझे पेरेंट पता चल जाता है, जैसे फाइंड ऑफ 2 करूँगा ना तो मुझे पता चलेगा 2 का पेरेंट कौन है, पापा जी कौन है 2 का पापा जी 1 है, मतलब ये 1 वाले कंपोनेंट में है ये 2, है ना, ये 2 जो है ना ये 1 वाले कंपोनेंट में का मेंबर है। तो मैं फाइंड ऑफ 2 किया तो मुझे क्या मिला, 1 मिला, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली फाइंड ऑफ 3 करूँगा तो 3 भी देखो, 3 का पापा जी कौन है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ नोड ID ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, है ना। सिमिलरली
नोड आईडी ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 4 भी देखो इसी ग्रुप का मेंबर है। सिमिलरली नोड आईडी ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, है ना। चाहे तो आप पेरेंट वेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि देखो पेरेंट वेक्टर में भी एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है ना। अलग से आपको नोड आईडी वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने बना दिया ताकि मैं आपको रिलेट करके बता सकूं। जो डीएफएस में हमने कोड यूज़ किया था एग्जैक्टली वही कोड हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। नोड आईडी नाम का एक वेक्टर बना लिया, इसको मैं ऐसे बना के दिखा भी देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 1 वाला नोड किस कंपोनेंट आईडी में है? 1 में है, 2 भी 1 में है, 3 भी 1 में है, 4 भी 1 में है, 5 भी 1 में है ना। ओके, 4 का भरा गया, 5 का भरा गया। अब 6 पर आते हैं। 6 का पेरेंट कौन है? तो फाइंड ऑफ 6 जब करूँगा तो 6 बताएगा कि मेरा पेरेंट मैं खुद हूँ। देखो 6 का पेरेंट खुद 6 है ना। पेरेंट वेक्टर से ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 का पेरेंट 6 है, यानी कि नोड आईडी ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 है। सिमिलरली 7, फाइंड ऑफ 7 क्या हो जाएगा? 7 मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है। 7 का पेरेंट 7 का पेरेंट कौन है? 6 है, ये रहा 7 का पेरेंट। 7 इसको पॉइंट करा ना, तो इस कंपोनेंट का पापा जी कौन है? 6 है, मतलब ये कंपोनेंट का आईडी क्या है? 6 है। तो यहाँ पर नोड आईडी ऑफ 7 विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखो नोड आईडी वाला वेक्टर मेरा भरा चुका है, एग्जैक्टली जैसे मैंने डीएफएस वाले अप्रोच में भरा था, ठीक है। और इसी दौरान मुझे एक और चीज़ भर देना चाहिए था, पता है क्या? जब आपको आईडी पता चल ही जा रहा है, ये आईडी है, ये भी तो आईडी है, ये भी आईडी है, ये आईडी है, जब आईडी पता चल ही जा रहा है तो उसी वक्त उस मैप में आप डाल देते ना। याद है एक मैप बनाया था मैंने, आईडी वर्सेस, ये जो मैप मैंने बनाया था ऑर्डर्ड सेट ऑफ नोड्स, है ना। तो याद करो आईडी ये 1 था, इस 1 में ये वाला एलिमेंट था, है ना। तो आईडी क्या था? 1 था, उस 1 में सेट में मैंने 1 डाल दिया। याद करो फिर ये वाला आईडी था, इस आईडी में ये 2 था ना, तो 2 को भी मैंने इसी आईडी वाले सेट में डाल दिया। ये इसका आईडी 1 आया था 3 का, तो मतलब आईडी नंबर 1 में 3 भी जाएगा। 4 का भी आईडी देखो 1 ही आया था, तो 1 वाले आईडी में 4 भी जाएगा। सिमिलरली 5 भी इधर ही जाएगा। ओके, अब याद करो 6 आया था, किसका आईडी 6 आया था? 6 का आईडी 6 आया था, तो ये 6 एक आईडी है और उस आईडी वाले कंपोनेंट में 6 एलिमेंट है, 6 वाला नोड है। और इस आईडी 6 में 7 भी प्रेजेंट है, 7 वाला जो नोड है ना वो भी प्रेजेंट है ना। तो देखो ये वाला मैप भी मेरा तैयार हो गया। एग्जैक्टली मैंने क्या किया? मैंने बस डीएफएस ना करके यहाँ पर डीएसयू का इस्तेमाल करके यहाँ पर मैप अपना तैयार कर लिया जो मुझे चाहिए था, और नोड आईडी भी अपना तैयार कर लिया, क्योंकि ये दोनों इनफ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद तो एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट कर दूंगा जो हमने वहाँ पर किया था। मुझे नोड आईडी मिल चुका है और मुझे अपना मैप भी मिल चुका है ना। इसके बाद फिर वही कॉपी पेस्ट करेंगे जो हमने किया था, कि भाई एक एक करके हर क्वेरी को प्रोसेस करेंगे। मान लेते हैं मेरा पहला क्वेरी जो है वो ये है। सबसे पहले टाइप निकालेंगे क्वेरी का, क्वेरी ऑफ 0, है ना। उसके बाद नोड निकालेंगे, किस नोड पर क्वेरी है, क्वेरी ऑफ 1, ठीक है। और आईडी तो मैं अभी आराम से निकाल सकता हूँ कि ये जो नोड है वो किस कंपोनेंट को बिलोंग करता है। तो कंपोनेंट का आईडी आप आराम से निकाल सकते हो। याद करो हमने निकाला था ना नोड आईडी, इसमें बस नोड की वैल्यू डाल दो, आपको मिल जाएगा कि वो किस कंपोनेंट को बिलोंग करता है। आईडी भी आपको मिल गया। अब बस आपको वही करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, कि अगर टाइप इज इक्वल टू 1 हुआ तो आपको क्वेरी करना है इस नोड को मेंटेनेंस चेक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि क्या मैप में इस आईडी में जो सेट है, आईडी कौन सा है भाई? मान लेते हैं आईडी 1 था, तो 1 पे मैं गया, इस सेट में गया, है ना। क्या वहाँ पर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, वो वाला नोड प्रेजेंट है? डायरेक्टली सर्च कर लूँगा mpid.count। अगर वो नोड प्रेजेंट है तो डायरेक्टली वही नोड मेरा आंसर होगा।
याद करो ये कोड एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो रहा है जो मैंने डीएफएस वाले अप्रोच में किया था, इसलिए डीएफएस वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो ये एग्जैक्टली मैंने वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यही नोड आंसर हो जाएगा। अगर वहाँ पर उस आईडी वाले सेट में अगर नोड नहीं प्रेजेंट है ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, चेक कर लूँगा कि वो खाली तो नहीं है ना, मतलब वहाँ पर बाकी कोई तो और एम्प्टी स्टेशन होंगे, नोड्स होंगे, ऑनलाइन नोड्स होंगे। empid.empty अगर नहीं है तो उसमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू वाला जो नोड है वो मेरा आंसर होगा। और वो मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालेंगे, रिजल्ट डॉट पुश बैक। पहले तो सेट निकालते हैं उस आईडी का, एमपी ऑफ आईडी से क्या मिल जाएगा, सेट मिल जाएगा। बिगिन से क्या होगा, सबसे फ्रंट वाला एलिमेंट मिल जाएगा और वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर पॉइंटर लगा दो, ठीक है। और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं था उस कंपोनेंट में तो ऑब्वियस ही बात है रिजल्ट डॉट पुश बैक -1 डाल दो, ठीक है। और अगर टाइप मेरा 1 ना होके टाइप 2 रहा तब तो कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं क्या करना है, उसको ऑफलाइन बना देना है उस नोड को मुझे। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, उस नोड का जो आईडी था वहाँ जाऊँगा, एमपी ऑफ आईडी से क्या हो जाएगा, वो सेट का मुझे एक्सेस मिल जाएगा। मान लेते हैं आईडी 1 था तो एमपी ऑफ आईडी से मुझे ये सेट मिल गया पूरा। और मान लेते हैं नोड जो भी था, नोड मान लेते हैं 2 था तो उसको मुझे यहाँ से हटा देना क्योंकि वो ऑफलाइन हो चुका है। तो डॉट इरेज उस नोड को हटा दो क्योंकि क्वेरी टाइप 2 है। एल्स कंडीशन में हम लोग क्वेरी टाइप 2 में क्या बोलता था कि नोड को ऑफलाइन कर दो, है ना। और लास्ट में बस आपको कुछ नहीं करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना, जो कि एग्जैक्टली डीएफएस वाला ही कोड है। देखा जाए तो ये पूरा कोड जो डीएफएस में हमने किया था ना वही है, छाप दिया है मैंने, कॉपी पेस्ट मार दिया है इसको, बस हमने ऊपर डीएसयू किया है और प्रीवियस वाले वीडियो में डीएफएस किया था, यहाँ पर डीएसयू किया है। और डीएसयू का कोड भी वही कॉपी पेस्ट है, रैंक एंड पाथ कंप्रेशन वाला। अब अभी भी मैं कॉपी पेस्ट करके ही दिखाऊंगा आपको क्योंकि मैंने ऑलरेडी डीएसयू पढ़ा रखा है, ठीक है। अभी कोड करते हैं और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर दिखा दूंगा मैं आपको, ओके। तो चलो डीएसयू का कोड कर लेते हैं, डीएसयू का प्रोसेस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं पता क्या करूँगा, डीएसयू बाई पाथ रैंक एंड पाथ कंप्रेशन वाला कोड मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, बट आप कॉपी पेस्ट नहीं करना, रिवीजन के लिए खुद से लिखना। मेरा टाइम सेव हो इसीलिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको बताया था ना, रैंक पेरेंट ले लिया, रैंक ले लिया, वेक्टर ये 2 ले लिया, फाइंड वाला फंक्शन चिपका दिया, है ना, और यूनियन बाई रैंक वाला कोड यहाँ चिपका दिया, ठीक है। तो ये डीएसयू का ये पूरा स्निपेट मेरे पास मुझे एकदम रटा गया क्योंकि मैंने बहुत बार इसको लिखा है, बहुत बार प्रैक्टिस भी किया है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, सबसे पहले वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट n इज इक्वल टू टोटल कनेक्शंस कितने हैं, कनेक्शंस डॉट साइज, और क्या है, हाँ जो मेरा पेरेंट है, पेरेंट डॉट रीसाइज C+1। अभी कोई किसी का पेरेंट नहीं है, उसको मैं भी इनिशियलाइज करूँगा मैं। और रैंक डॉट रीसाइज C+1, अभी सभी का रैंक 0 है। और पेरेंट को इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू C, आई प्लस प्लस। पेरेंट ऑफ आई कौन है, आई का पापा जी कौन है, आई का पापा जी खुद आई है स्टार्टिंग में, है ना, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद कनेक्शंस पर इटरेट करते हैं, फॉर ऑटो एंड एज इन कनेक्शंस इंट यू इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट वी इज इक्वल टू एज ऑफ 1, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इन दोनों का यूनियन करना पड़ेगा क्योंकि यू और वी कनेक्टेड है, तो यूनियन हो जाएगा इन दोनों का, बस इतना ही करना था, यूनियन हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, वही हमें 2 चीज़ बनाना है। सबसे पहला अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट, इंट मतलब आईडी, और इस आईडी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट क्यों लिया मैंने, ऑर्डर्ड सेट क्यों लिया, ताकि मुझे ऑर्डर्ड फैशन में वो मिल जाए, सबसे छोटा वाला नोड सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। इसका नाम एमपी रख देते हैं, जिसमें मैं आईडी वर्सेस, आईडी क्या है, उस कंपोनेंट का आईडी है जहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स का सेट है, ठीक है। उसके बाद एक और मैंने क्या बोला था, एक वेक्टर रख लेते हैं, वेक्टर ऑफ नोड आईडी, इसका साइज C+1 रखते हैं, ठीक है। और ये क्या बताएगा मुझे कि कौन सा नोड किस आईडी में है, किस कंपोनेंट में है, उसका आईडी क्या है, ठीक है।
ओके, अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे नोड्स के पास जाते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, नोड बोले तो पावर स्टेशन जो भी है, आई लेस देन इक्वल टू सी आई प्लस प्लस। सबसे पहले इससे पूछते भाई तेरा पेरेंट कौन है या तेरा पापा जी कौन है। पापा जी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, सिंपल फाइंड फंक्शन में आई भेज दो, वो आपको बता देगा उसका पेरेंट या पापा जी कौन है। ठीक है, अब जब मुझे पता चली गया है, पापा जी की जगह मैं इसको आईडी बोल देता हूँ, चलो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जब आईडी मिल ही गया है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस मैप में अपडेट मारूंगा, एम पी ऑफ आई डी डॉट इंसर्ट, इस नोड को डाल दो उसमें। दूसरा नोड आईडी, ये वाला जो नोड है ith नोड, उसका आईडी ये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर आई की जगह आप नोड लिखोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इन नोड इज इक्वल टू 1, नोड इज लेस इक्वल टू सी, नोड प्लस प्लस नोड। नोड जितना वेरिएबल अच्छा रखोगे ना, नाम अच्छा रखोगे, उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई थिंक वी आर डन। हाँ, ये हो गया। इसके बाद एक एक करके आप क्वेरी बनाते हैं, क्योंकि देखो नोड आईडी भी मेरा फिल हो चुका है, मेरा मैप भी तैयार हो चुका है। अब बस मुझे क्वेरी को एक एक करके प्रोसेस करना। ऑटो एंड क्वेरी इन क्वेरीज, इंट टाइप इज इक्वल टू क्वेरी ऑफ 0, इंट नोड इज इक्वल टू क्वेरी ऑफ 1। ठीक है, जब नोड मिल ही गया तो नोड किस कंपोनेंट का है उसका आईडी निकाल लेते हैं, है ना। इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, नोड आईडी में इस नोड को डाल दो, आईडी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद तो बस वही सेम कोड कॉपी पेस्ट है। अगर टाइप इज इक्वल टू 1 है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि एम पी ऑफ आई डी डॉट काउंट नोड, अगर ऑलरेडी उस सेट में ये नोड प्रेजेंट है तो उसी नोड में मेंटेनेंस हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में पुश कर दूंगा, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नोड, यही मेरा आंसर होगा। एल्स इफ अगर ये नोड प्रेजेंट नहीं था, कोई दूसरा नोड प्रेजेंट होगा, सबसे छोटा वैल्यू वाला नोड मुझे चाहिए, तो क्या करूँगा, एम पी ऑफ आई डी से मुझे सेट मिल गया, डॉट बिगिन में सबसे छोटा एलिमेंट होगा, है ना। एस्टेरिस्क करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन भाई पहले चेक तो कर ले कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब एम पी ऑफ आई डी डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नॉट लगा दो, है ना, और रिजल्ट में पुश बैक कर दो उस वैल्यू को। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब कोई नोड नहीं मिल पाया आपको, कोई पावर स्टेशन नहीं मिल पाया, तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक -1। अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि क्यों पहले मैंने डीएफएस वाला कोड करवाया होगा आपसे। अभी देखो ये कोड कितना आसान हो गया, बस डीएसयू का कोड मैंने ऊपर चिपकाया है बस, बाकी ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट एकदम डीएफएस वाले कोड में जो मैंने किया था वही कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा। एल्स यहाँ पर क्या करना है, अगर टाइप इज इक्वल टू 2 है तो एम पी ऑफ आई डी से सेट मिल गया, वहाँ पर से इरेज कर दो इस नोड को, मतलब मेक इट ऑफलाइन, है ना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। ओके, एक बार रन करके देखते, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, यस पास हो गया। अब एक काम करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते। तो ये जो फॉर लूप चला है वो ओ ऑफ सी है ना। और क्या है, कनेक्शंस में मान लेते कनेक्शंस टोटल आपके n थे, है ना। तो ओ ऑफ n यहाँ पर लग गया, लेकिन यहाँ यूनियन फंक्शन कॉल हो रहा है, और यूनियन फंक्शन का आपको पता होगा बाई डी एस यू बाई पाथ एंड रैंक, पाथ कॉम्प्रेशन एंड रैंक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, अल्फ़ा ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने मेरे पास, सी है, तो अल्फ़ा ऑफ सी, इसको बोलते हैं एक्करमैन फंक्शन, है ना। तो अल्फ़ा ऑफ सी हो गया, और ऊपर कनेक्शंस में कितने एजेस हैं, मान लेते टोटल n एजेस थे, तो n इंटू अल्फ़ा सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस n है, n इंटू अल्फ़ा ऑफ सी। ठीक है, ओके। सिमिलरली अब आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी देखो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं आपके यहाँ पर, उतने बार यहाँ पर फॉर लूप चल रहा है, सी मल्टीप्लाइड बाई, अंदर देखो फाइंड फंक्शन कॉल हो रहा है, ये भी क्या है, अल्फ़ा सी, है ना। ये भी वही लेगा, एक्करमैन फंक्शन डी एस यू बाई रैंक एंड पाथ कॉम्प्रेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अल्फ़ा सी है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज मान लेते हैं आपका ओ ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज क्यू है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं देखते हैं, लॉगरिदमिक ऑपरेशन कर रहे हैं कि देखो इरेज कर रहे हैं सेट से, इरेज करोगे सेट से तो लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। लॉग ऑफ सेट का मैक्सिमम साइज सी हो सकता है, क्यू लॉग सी हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम सभी सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर दो तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगा। और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, यहाँ पर ओ ऑफ सी आपने ये लिया है पेरेंट और रैंक, और यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप में भी आपने ये लिया है आईडी। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर आईडीज़ हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। यहाँ नोड आईडी की साइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ सी है, ओ ऑफ सी है, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ सी है। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर है हमारा, ऐसा नहीं कि हमने बहुत स्पेस लिया है। तो आई थिंक वी आर गुड। कोई भी डाउट होता है रीड इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, yes. See you guys in the next video. Thank you.